लोकेश भाई आपसे ही शुरू करता हूं। अब क्या करेंगे? टीएमसी का अलग स्टैंड, सपा का अलग स्टैंड, इधर महाराष्ट्र में अलग, महाविकास आघाड़ी से अलग। तो ये तो राहुल गांधी के नाम पर ही गठबंधन टूट गया। आगे कैसे लड़ेंगे? राकेश जी, इस गठबंधन की रचना एक सामाजिक न्याय की कल्पना पर आधारित है। जितने भी गठबंधन के हमारे साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, वे सब उस सामाजिक न्याय की कल्पना करते हैं जिसके आधार पर भारत को आजादी दी गई थी, संविधान की रचना की गई थी। मतभेद अवश्य हो सकते हैं, लेकिन मनभेद कतई नहीं। वर्तमान परिस्थितियों में कई ऐसे नेता हैं जिनका ये मानना है कि वे एक आगे बढ़कर इस गठबंधन को और आगे लेकर जा सकते हैं, और ऐसा इनकी कल्पना करना भी है, अच्छा है। मैं तो इसे स्वस्थ मानता हूं, क्योंकि इसी से जो है अभी सारे कार्यकर्ताओं में एक मनोबल बना रहता है। नहीं लोकेश भाई, आप दिल पर कौन सा हाथ रखकर ये बातें कर रहे हैं वो जनता बखूबी समझ रही होगी। मेरा सवाल यह है कि इतनी ज्ञान की बातें सर बहुत अच्छी लगती हैं सुनने में, लेकिन कल को आप सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे या फिर अभी लीड करने की स्थिति की बात आएगी, तो ये तो तय होगा ना कि एक चेहरा कौन है। भाई ममता बनर्जी कह रही है कि नहीं चला पा रहे हैं ईमानदारी से। वो कह रही है कि मैं अब मुझे मौका मिला तो मैं चला सकती हूं। वो ये मान रही है कि गठबंधन जैसे चलना चाहिए तो नहीं चल रहा है। रामगोपाल यादव जी ने जो कहा, दो टूक कह दिया कि राहुल गांधी तो गठबंधन के नेता नहीं है। उधर अलग कह दिया अबू आदमी ने, जो सपा के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि हम महाविकास आघाड़ी से अलग है। तो सर समझिए ना कि दिक्कत है। आप मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है, तमाम ज्ञान की बातें करके आप इसको झुठला सकते हैं। आप गलत फहमियां दूर नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। राष्ट्रीय स्तर पर, संख्या के आधार पर, विचारधारा के आधार पर, इतिहास के आधार पर, नेतृत्व के आधार पर कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन का नेतृत्व कर रही है। वैसे तो नेतृत्व हर व्यक्ति कर रहा है, हर नेता कर रहा है, हर पक्ष कर रहा है, लेकिन राकेश जी, जिस तरह से आप लोग इन छोटे मोटे मैं कहूंगा कि जो एक छोटी मोटी जो चर्चाएं हैं, इनको ये छोटी मोटी चर्चा है। निष्कर्ष पर मैंने आपके सबसे बड़े नेता को, जिसे आपकी पार्टी का हर कार्यकर्ता पीएम बनाना चाहता है और चाहना भी चाहिए, आप एलओपी की बात कर रहे हो। सबसे बड़ी पार्टी बन गई और कहां पर क्या स्थिति आई, उसमें सपा का बहुत बड़ा योगदान है। तो सर आप इस बात को झुठला नहीं सकते हैं। तो आप पीएम बनाना चाहिए, ठीक है, लेकिन पूरी पार्टियां उनको एक नेता क्या स्वीकार करती हैं, यह भी तो जरूरी है ना। राकेश जी, वो बिल्कुल स्पष्ट है। आप अलायंस के भीतर क्या होता है ये आपको मालूमात नहीं है। आप केवल बाहर से सुनी सुनाई बातों पर एक तो सुनी सुनाई बात मेरे घर आकर किसी ने कह दी। लोकेश जिंदल, पर्सनल कैपेसिटी में किसी ने आकर बात कह दी। दसियों कैमरे थे जिसके सामने रामगोपाल यादव जी ने बोला, दसियों कैमरे थे जिसके सामने अबू आदमी ने बोला, एक इंटरव्यू में ममता बनर्जी ने बोल दिया। पर्सनल कैपेसिटी में बात हुई है क्या? राकेश जी देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन जो गठबंधन है, ठीक है, चलिए नहीं मैं अभी, अच्छा चलिए ना, मैं रुकिए, मैं एक क्विक सर्वे कर लेता हूं यहीं पर, उसके बाद विजय जी आपके पास आऊंगा। अब मैं 30 सेकंड आपको मनोज काका जी देता हूं, मैं बाकी सवाल करूंगा आपसे और भरपूर समय मिलेगा, लेकिन पहला 30 सेकंड राहुल गांधी के लिए। जो रामगोपाल जी ने कहा, क्या गठबंधन के सर्व सहमति से वो नेता हैं राहुल गांधी? क्या लीड कर रहे हैं आप लोगों के गठबंधन को? नहीं, जो राष्ट्रीय महासचिव, प्रधान महासचिव साहब ने जो बात कही है वो तथ्यों के आधार पर उन्होंने कहा है। वो सच कहा है कि जहां जहां कांग्रेस अपने भरोसे लड़ती है, ये सच बात है कि जहां कांग्रेस की बड़ी स्वयं अकेले लड़ी, अगर कांग्रेस अच्छा मध्य प्रदेश में कर पाई होती, अगर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अच्छा कर पाई होती, अगर कांग्रेस गुजरात में अच्छा कर पाई होती, जिन बड़े राज्यों में कभी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जहां कांग्रेस जमीन पर थी, अगर उन राज्यों में जो बड़े राज्य हैं, अगर वहां कांग्रेस ठीक करती तो कांग्रेस
तो आज नरेंद्र मोदी जी जो 240 का जो उनका आंकड़ा है, वो अगर 200 पर आता तो निश्चित रूप से वो देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। ठीक बात। और जो सबसे ज्यादा जो उसको कम करने का अगर किसी राजनीतिक दल ने कम किया, अगर किसी राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार हो और वहां अगर उसकी सबसे कम सीटें कहीं आई तो निश्चित रूप से माननीय अखिलेश यादव के पीडीए की अवधारणा के साथ वही उत्तर प्रदेश में हुआ। जहां कांग्रेस पहले 1 सीट पर थी, अब आज 6 सीट पर है। तो सवाल जो तथ्य हैं वो तो कभी तथ्य के सामने तो कोई भी आंकड़ा या कोई भी मुहावरा उसको झुठला नहीं पाएगा। ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में सभी राज्यों में सबसे कम सीटें कहां हुई, चूंकि उत्तर प्रदेश में हुई। चूंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने यह देखा कि बीपी मंडल का जो उद्देश्य था, जो बाबा साहब का उद्देश्य था सामाजिक न्याय का, जो श्रद्धेय नेताजी का था, जो सभी का था, उसको मूर्त रूप अगर व्यवहार में कोई रूप दे रहा है, वंचित तबके के लोगों को भी राजनीतिक और आर्थिक नहीं बिल्कुल ठीक बात कही है काका जी। मैंने आपको 30 सेकंड दिया था सर, दोबारा लौट कर आता हूं, थोड़ा सा समय दीजिए, दोबारा लौट कर आता हूं। अब लोकेश भाई आईना दिखा दिया और ये बात सच है, आपका भी यूपी में रिवाइवल हुआ तो सपा की वजह से हुआ, और अगर सपा ने बीजेपी को नहीं पछाड़ा होता यूपी में तो ये मेजॉरिटी पर होते अकेले। ये बात आप स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं। राकेश जी, संख्या के आंकड़े बदलते रहेंगे, फिर वही बात है, ये स्थिर नहीं रहते। आज कोई पार्टी जो सत्ता में है वो आने वाले समय में उनके आंकड़े गिरते हैं और बढ़ते हैं, यही राजनीति है। लेकिन राजनीति में एक वो चीज जो स्थिर रहती है वो होती है विचारधारा। और मेरे समाजवादी पार्टी के जो भाई हैं मनोज काका, ये भी सहमत होंगे कि विचारधारा हमारी। अरे लोकेश भाई, विचारधारा से सरकारें नहीं बना करती हैं, सरकारें नंबर से बना करती हैं, और कोई पार्टी कितनी बड़ी है ये नंबर के आधार पर तय होता है। ये सच बात है और ये फैक्ट है जो काका जी ने कही कि बीजेपी को मेजॉरिटी से किसी ने अगर रोका है तो सपा ने रोका है और यूपी की वजह से रुका हुआ है, वरना अकेले मेजॉरिटी से सरकार बना रहे होते। राकेश जी, राजनीति में ऐसे कई शकुनी हैं जो घर में फिर वही बात है, शकुनी है आप सर। दिक्कत यही है आप लोगों की कि आप फैक्ट स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। मैं मनोज काका की 10 बातों से कई बार असहमत हो जाता हूं, कई बार तीखी बहस हो जाती है, लेकिन जो सच है वो थोड़ी नहीं छिप सकता है। और सच है कि बीजेपी अगर बहुमत से रुकी तो सपा की वजह से यूपी में जो सीटें कम हुई उसकी वजह से रुकी, सत्य का आपकी वजह से रुकी क्या? सत्य का जो स्वरूप है राकेश जी, वो इतना साधारण नहीं है। अरे फिर वही बात है, चलिए ठीक है। मैंने एक ट्वीट सर्वे कर रहा था। बादल देवनाथ 30 सेकंड, फिर विजय जी आपके पास आऊंगा। बादल देवनाथ, स्वीकार है क्या राहुल गांधी गठबंधन का नेता अगर बना दिया जाए? मेरे लिए ओनली 30 सेकंड। अरे सबको 30 सेकंड दे रहा हूं, दोबारा आऊंगा आपके पास। हाँ, ये तो सही बात है। ममता दीदी ने 26 दलों का एक गठबंधन बनाया था और उस गठबंधन का नाम भी इंडिया नाम भी ममता बनर्जी ने दिया। लेकिन बाद में देखिए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीट मिलने के बाद और राहुल गांधी को लोकसभा में विरोधी आसन मिलने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर एक अहंकार आ गया। और इस अहंकार से आप देखिए वायनाड में प्रियंका गांधी के चुनाव में राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब वहां पर है, सारे कांग्रेस उदान। महाराष्ट्र में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, उत्तर प्रदेश में 9 सीटें में लड़ रहे वहां पर भी नहीं है, और झारखंड में हेमंत सोरेन का पीठ पर चढ़ के जो 10-12 सीट पर कांग्रेस को मिल गया, बस एक तो सभा किया, बस उसके बाद कांग्रेस झारखंड में नहीं है। तो ऐसे गठबंधन जो ये लोग जो चला रहे, कांग्रेस जो चला रहे, आप बताइए जब सोनिया गांधी राजीव गांधी चले जाने के सोनिया गांधी कितना अच्छे से पूरे कांग्रेस को चला रहे थे। लेकिन खड़गे जी कांग्रेस का अध्यक्ष है, उनका जो एक बात, एक शब्द, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई भी पार्लियामेंट में, लोकसभा में एक, अरे तो मुझे एक बात बताइए बादल देवनाथ जी, अगर ममता बनर्जी इस गठबंधन को लीड करेंगी तो कांग्रेस सवाल पूछ रही है ना कि बंगाल से बाहर आपका क्या अस्तित्व है? नेशनल पार्टी विपक्ष में तो एक अकेले कांग्रेस ही है ना। बिल्कुल, आपका क्या अस्तित्व है? आप कह रहे हैं हम विपक्षी पूरे गठबंधन को लीड करेंगे और बंगाल से बाहर एग्जिस्टेंस नहीं है, और नंबर के आधार पर बात जाएंगे तो ये अधिकार फिर सपा के पास चला जाएगा, फिर अखिलेश जी के पास चला जाएगा। नहीं, राकेश जी, एक गठबंधन के साथ जो लोग चला रहा है, एक दल, बड़ा दल जो चला रहा है, उसके ऊपर पूरा निर्भर करता है। दूसरा तो भाई ममता बनर्जी ने कहा ना कि मैं चला सकती हूँ, लेकिन ये गठबंधन ठीक से नहीं चल पा रहा है। नहीं, ममता दीदी ने ये भी कहा
मैं बंगाल छोड़ के नहीं जाऊंगा। बंगाल का कृष्टि अरे कल्चर बंगाल में बैठकर दिल्ली चलाना चाहती हैं। जब तक जिंदा रहूंगा हाँ तब ठीक तक है, बंगाल मतलब में ममता रहूंगा। बनर्जी बंगाल लेकिन में एक बैठकर देश की पॉलिटिक्स सवाल को तो कंट्रोल बनता करना है। चाहती हैं। एक चलिए सवाल विजय तो जी आपके बनता पास है। आता हूं। ठीक है सर, दोबारा आऊंगा सबके पास, रुक जाइए। अब विजय जी आप लोग तो बहुत खुश हो रहे होंगे, आपस में ही लड़ाई हो रही है, आपका तो काम आसान हो रहा है। नहीं, आपस में कोई लड़ाई नहीं है। अरे रुकिए, विजय जी से एक पूछा भाई, सवाल है। बादल देवनाथ जी। रुक जाइए। हाँ। ये लड़ाई देखिए नहीं है। राकेश जी, हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं, हमें तो पहले दिन ही पता था और पहले दिन से इनका सुर फटव्वल है। ये तो सिर्फ सत्ता की मलाई खाना चाहते थे। जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है ना, चोर चोर मौसेरे भाई, तो ये सारा एक ठगबंधन इकट्ठा हुआ था। अब उनके अंदर झगड़े शुरू हो गए। राहुल गांधी जी को देश ने 50 बार से ज्यादा नकारा है, लोकसभा और विधानसभा के सारे आप इलेक्शन के मिला लेंगे तो, लेकिन उनकी माताजी समझने के लिए तैयार नहीं है, परिवार समझने के लिए तैयार नहीं है, तो पार्टी बेचारी तो मजबूरी में लगती है साथ। अब इनकी जो सहयोगी दल है, इनकी मजबूरी थोड़ी है, इनको भी डुबा दिया इन्होंने। तो अब जिस तरह से औपचारिक ऐलान ही कर दिया वहां अबू आजमी जी ने, जिस तरह से रामगोपाल जी ने कह दिया, तो ये फहरिस्त लंबी है। केजरीवाल जी ने क्या बोला कि मेरा ना तो इनके साथ लव मैरिज है ना अरेंज मैरिज है। ममता बनर्जी तो पहले शुरू से करी इलेक्शन में, केरल के चीफ मिनिस्टर थे जो, उन्होंने इलेक्शन के दौरान बोल दिया था। किस तरह से कमलनाथ जी ने बोला, क्या अखिलेश वखिलेश छोड़िए, एक सीट नहीं दी। हरियाणा में आप देखिए, एक सीट इनको नहीं मिली, कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी को नहीं दी। समाजवादी पार्टी ने यूपी के अंदर एक सीट कांग्रेस को नहीं दी। तो ये तो दिख रहा है, सामने है। अब ये थोड़ा बाहर आ गया पब्लिक डोमेन में, तब ये अंदर था। तो इनका तो लड़ाई थी और है, रहेगी, क्योंकि वैचारिक जो है ना वो। ठीक है सर, ठीक है, एक एक टिप्पणी सबकी हो जाए, फिर डिबेट ओपन रहेगी। अवधेश जी, एक एनालिसिस आपका, क्या ये तय था जो आज स्थिति हुई है हरियाणा महाराष्ट्र में जो हार हुई, दूसरी जगहों पर जो सपा ने क्लियर कर दिया कि भाई आप थोड़ी सी ताकत अगर आपने दिखाई होती है तो बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होती है, तो क्या कांग्रेस की लगातार हार, राहुल गांधी की लगातार नाकामी लीडर के तौर पर संख्या बल के हिसाब से वो ये गठबंधन तोड़ रही है? देखिए, लगातार हार और लीडर के रूप में नाकामी ही नहीं, कांग्रेस का जो अपना ईगो है, क्योंकि आप अगर अभी पार्लियामेंट के आसपास जाएं, पार्लियामेंट चलने के समय विपक्ष के नेताओं से बात करें तो समाजवादी पार्टी, तृणमूल, बाकी कहेंगे अरे भाई राहुल गांधी का सुई तो अडानी पर जाके अटक गया है, अब ये अडानी से हम चुनाव जीतेंगे और हारेंगे। आपने देखा कि संसद में जब ये प्रदर्शन दोनों भाई बहन कर रहे थे, सांसद थे, तो दो INDIA के दो बड़ी पार्टियां, मतलब कांग्रेस के बाद तो समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस है, दोनों उसमें शामिल नहीं थी। दोनों जो है जब ये संभल जा रहे थे, संभल गए, उसका भी रामगोपाल जी ने उसका भी मना किया कि भाई वहां पुलिस तो जाने नहीं दे रही है, तो ये कर क्या रहे हैं। और आप अगर इसको थोड़ा सा पीछे लौट जाइए, जम्मू कश्मीर में चुनाव के ही बीच उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, और बगैर इनके सरकार गठन करने की ओर आगे बढ़ गया। और कांग्रेस ने कहा कि भैया हम अब सरकार में शामिल ही नहीं होंगे, इनको सरकार में शामिल होने का निमंत्रण ही नहीं दिया। और आज अगर व्यवहारिक रूप से देखिए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ नहीं है, वहां वो स्थिति हो चुकी है। उसी तरह जब अगर मान ली उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से 2023 में विधानसभा चुनावों के दौरान अखिलेश जी के बारे में कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस के बारे में अखिलेश यादव जी ने कहा, उसको याद कर दिए, चिरकुट पार्टी हम भेंट नहीं करते हैं, उसको याद करिए। तृणमूल कांग्रेस आज नहीं, तृणमूल कांग्रेस ने तो राहुल गांधी जी पर इतना अटैक किया जितना बीजेपी भी कई बार नहीं करती है। ट्वीट होते थे कि भैया हम लोग मैदान छोड़ के विदेश भागने वाले नेता नहीं है। सोनिया ममता बनर्जी जी ने स्वयं कहा कि एक अनुभवहीन नेता है। तो कांग्रेस की समस्या यह है कि कांग्रेस अपना मूल्यांकन करने को तैयार नहीं है। जब वो महाराष्ट्र में राहुल जी गए और महाराष्ट्र में उन्होंने पिटारा से अडानी अडवाणी लिखा, तो सुबह ही शरद पवार ने इसका खंडन किया कि ये अडानी और ये और उद्धव बोलते रहते हैं, वो इशू हमारे यहां नहीं है। बावजूद इनकी समझ नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में खड़ी नहीं हो तो कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी? मैं अब अगर बिहार में राजद नहीं हो तो कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी? महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी कांग्रेस केरल में लड़ सकती थी, केरल में उसका फाइट देखिए, लेकिन बाकी राज्यों में कांग्रेस अकेले अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। ठीक है सर, आता हूं कि उसको लगता है कि हिंदुत्व पर, नरेंद्र मोदी पर करेंगे तो, और वो पार्टियों को स्वीकार नहीं। एक लाइन और बोलना चाह रहा हूं।
INDIA के पार्टियों के अंदर यह भाव हो रहा है कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर बीजेपी का एक ठोस आधार वोट बैंक बन गया है। ठीक। इसलिए आइडियोलॉजी के लेवल पर भी हमको नए सिरे से विचार करके आगे आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, राहुल ठीक है। गांधी जी इसके लिए भी तैयार नहीं है। ठीक है। ये भी एक बहुत अब काका बड़ी जी समस्या मेरे पैदा दो होगी। बड़े और ठोस पॉलिटिकल सवाल है। एक तो ये कि जिस ईगो की बात कर रहे हैं वो ईगो क्या आप लोगों ने महसूस किया कांग्रेस के साथ? क्योंकि बयानों से तो ये झलक रहा है कि भाई कुछ तो दिक्कत है जो चल रही है, जिस तरह अबू आजमी ने कहा, जो रामगोपाल यादव जी ने कहा। नंबर एक बात। नंबर दो बात, अगर ये खटास आई है तो दो विकल्प आपको देता हूं। क्या ये संभल अडानी के मुद्दे पर आप लोगों ने चाहा कि संभल को आगे रखा जाए? कई आपके बड़े नेताओं ने कहा कि संभल पर तो बोल ही नहीं रहे हैं। रामगोपाल यादव ने कहा, धर्मेंद्र यादव ने भी कह दिया। तो क्या ये एक बड़ी वजह बनी? क्या सीट बदलाव जो हुआ जिस पर आप लोगों की नाराजगी रही कि अवधेश जी को पीछे कर दिया, क्या इस वजह से क्या मामला है? नहीं, दो आपके मुख्य सवाल हैं कि एक अहंकार का सवाल है, दूसरा मुद्दे क्या होने चाहिए, ये जो सवाल है आपका। देखिए, तिरस्कार और बहिष्कार वाली भावना तो कांग्रेस की आज से नहीं पहले से ही रही। कांग्रेस जब 80 में दोबारा 77 के बाद सरकार में आई तो एक बार केंद्र में बैठ करके कितनी सारी देश की सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था एक जगह बैठ के। हालांकि भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो कांग्रेस का ही अनुसरण कर रही है। कभी एक जमाने में कांग्रेस को भी ये वहम था और इस तरह का अहंकार था कि वो कभी देश में हार नहीं सकती। कांग्रेस कभी 415-16 सीट भी जीतती थी, आप सबको पता है। वही आज भारतीय जनता पार्टी को है। भारतीय जनता पार्टी भी आज पूरी तरह से तानाशाही वाली पार्टी है। जो देश हमारा कृषि प्रधान देश होता था, आज उस देश में किसानों को अपने ही देश के राजधानी में जाने से रोका जा रहा है, उन पर गोलियां तक चलाई जा रही हैं। वो देश के प्रधानमंत्री जो कहते थे कि हम आम आदमी हैं, हम एक बर्तन धुलने वाली मां के बेटे हैं, वो प्रधानमंत्री अपने 8,000 करोड़ के जेट से तो चलते हैं पर किसानों का MSP नहीं देना चाहते हैं। पूरे देश का संसाधन अपने एक दोस्त को गिरवी रखना चाहते हैं, लेकिन किसान के उसके फसल की कीमत नहीं देना चाहते हैं। और दूसरे वाले सवाल पर बात एक ही है, जो मुद्दे की बात करें आज देश में दूसरे वाले सवाल पर भी राकेश जी, आज आप बहुत ही समतामूलक भाव से संवाद कर रहे हैं। आपकी ख्याति को क्या ही कहूं अब मैं। अब जो दूसरा है आपका सवाल है कि मुद्दे क्या होना चाहिए। सच में मुद्दे तो क्या होना चाहिए इस देश में? जो सांप्रदायिकता है वो सब तरह के कलह का जड़ है। तो जब भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक हो रही है तो हमारा आपका सबका प्रयास है। हमारा नहीं, दूसरा सवाल मुद्दा नहीं था काका जी। दूसरा सवाल ये था कि ये नाराजगी की वजह सीट बदलाव है या संभल मुद्दे को कांग्रेस ने आगे नहीं रखा, वो है। देखिए, जब आप राकेश जी इतिहास पढ़ेंगे तो हरिशंकर परसाई कहते थे कि जगजीवन बाबू को रामजीवन उपाध्याय के साथ सिर्फ भोजन करा देना ही समाजवाद नहीं है और सामाजिक मूल्य नहीं है। तो जो सवाल है वो सही सवाल है कि आप एक दलित सांसद को, आप दलित विमर्श की बात कर रहे हैं। आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को पूरे देश के दलितों और पिछड़ों का समर्थन इसलिए है कि वो सिर्फ बातों से नहीं बल्कि व्यवहार में वो वंचित तबके को उनका हर तरह का प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। वो राजनीतिक दे रहे हैं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से ही आर्थिक और सामाजिक प्रतिनिधित्व तय होता। तो एक दलित सांसद को आप पीछे क्यों? नहीं, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। लोकेश भाई कहां गए? वंचितों को क्यों? अरे पीसीआर लोकेश जिंदल कहां चले गए? लोकेश जी को लाइए भाई। इतनी कड़वी बातें कह दी सपा ने कि नाराजगी है सीट बदलाव को लेकर, बहिष्कार तिरस्कार का इतिहास सुना दिया, बीजेपी पर भी जो कोसना था कोस दिया। लोकेश भाई से मैं सवाल पूछता चले गए। विजय जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं? काका जी जरा सुन लीजिए। जी। सबसे पहले तो मैं अवधेश जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि ये अहंकारी नहीं, ये अहंकारी नहीं है। ये अहंकार में नहीं, परिवारवाद को बचाने के लिए राहुल गांधी जी को रिप्लेस नहीं करना चाहते। तो मैं बताना चाहता हूं क्योंकि ये परिवारवादी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। अब मैं मनोज काका जी को इस बात पे तो साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मान लिया कि कांग्रेस खत्म हो रही है, उसका अस्तित्व खत्म हो रहा है, क्योंकि वो देश विरोधी ताकतों के साथ मिल गई। जो अंकल जॉर्ज सोरेस हैं, जो अंकल उनके सैम पित्रोदा बैठे हुए हैं, वो पूरी तरह से इनका दिवालियापन हो गया है। देश के बारे में नहीं सोचते, विकास के बारे में नहीं सोचते। इनकी तो सोच ही अलग है, देश को कमजोर करने वाली बात है। जैसे आप देखोगे सारी संवैधानिक संस्थाएं आप देख लो, सेना हो, न्यायालय हो, चुनाव आयोग हो, कोई भी संस्था हो, कोर्ट हो, सबके ऊपर 1 मिनट लगाते हैं ये उंगली उठाने के ऊपर। अब आप मनोज जी कहते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस ने किया और वैसी बीजेपी कर रही है। हमने कभी मनोज जी जम्मू कश्मीर को छोड़कर किसी की सरकार को नहीं गिराया राज्य में। उन्होंने 90 के आसपास सरकारें गिराई चुनी हुई।
हमने आपातकाल कभी नहीं लगाया देश में। हमने कभी भी, जैसे 2011 में अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया जामिया को और हमारे SC ST OBC का हक छीना गया उसमें आरक्षण का, वो हमने कभी नहीं किया। जम्मू कश्मीर में हमने 370 हटा के अपने SC भाइयों को और सबको आरक्षण देने का काम किया, गुजरों को, बकरवालों को, पहाड़ियों को। तो ये बीजेपी वो है। हमने OBC को संवैधानिक दर्जा दिया, मंत्रालय अलग बनाया। तो इस तरह की बातें आप मत करो। आप किसानों की बातें करते हो। पूरे विश्व के अंदर 300 रुपए में खाद का अगर बैग देती है तो वो बीजेपी सरकार है। पूरे विश्व में कहीं चले जाइए, 3000 से नीचे आपको बैग नहीं मिलेगा। 5 गुना कृषि बजट हमने बढ़ाया है, आप देखिए जाके। नहीं तो इतना सब कुछ अच्छा रहा विजय भाई, इतना सब कुछ अच्छा रहा तो देश की बाकी राज्यों में जनता को समझ में आ गया, यूपी में जनता को नहीं समझ में आया जो आपकी सीटें कम हो गई। आता हूं काका। देखिए राकेश जी देखिए, इसका सबको पता है कि जो इन्होंने एक झूठा नैरेटिव चलाया था कि संविधान को बदल देंगे, उसमें ये थोड़ा कामयाब रहे। इस बात में सच्चाई है। अब आपने देखा 9 सीटें, ठीक है, आपने जवाब दे दिया। मतलब यूपी में नैरेटिव सपा ने चला लिया, बाकी जगहों पर नहीं चल पाया। ठीक है काका जी, एक रिप्लाई करिए, फिर बादल जी आपके पास आ रहा हूं, छोटा रिप्लाई करिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो साथी ने कहे, मैं जानना चाहूंगा कि इस साथी से 5 खरीफ, रबी और जायद के फसलों का नाम पूछ लीजिएगा। जो साथी ऐसे कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने तो इतना ही नहीं करा। भारतीय जनता पार्टी ने तो आजादी के संग्राम से लेके अंग्रेजों के तलवे चाटे, उनके माफीनामा को अपना वीरनामा बताया। और आज के दौर में जितनी संवैधानिक सार्वजनिक संस्थाएं थी, सबको एक व्यक्ति के हाथ में बेचा जा रहा। और जो भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म का धर्मावलंबी बनती है, वो बीफ काटने वाली कंपनियों से 500 करोड़ रुपए चंदे लेती है इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत, और सारे देश के और संविधान को तो इन्होंने पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। अगर संविधान इस देश में नहीं खत्म होता तो मैं नरेंद्र मोदी जी से जानना चाहूंगा कि इस देश में दलितों पिछड़ों की जो आजादी है और जिस हिसाब से जो आबादी है उसके हिसाब से जो आरक्षण है, वो आरक्षण आज भी संवैधानिक संस्थाओं में, शैक्षणिक संस्थाओं में, न्यायपालिका व्यवस्था में क्यों नहीं लागू किया गया? सारे भर्तियों में ओवरलैपिंग खत्म कर दी गई। और ये लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के 2021 के दरोगा भर्ती में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार और कुलपति के चयन में क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री सिर्फ अपने जाति के लोगों का चयन करते हैं। सबसे ज्यादा जातिवादी और सबसे ज्यादा सामंतों का पोषण कोई करता है तो बीजेपी कर रही है। और बीजेपी काका जी बादल देवनाथ भी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर एक साथ विजय भाई रिप्लाई करिएगा। और जरा कांग्रेस जुड़े, लोकेश भाई जुड़े तो बताइएगा भाई, फोन करिए उनको, बहुत जरूरत है उनकी डिबेट में आज। जल्दी जल्दी करिए, बोलिए बादल देवनाथ, आप इशारा कर रहे थे। जी मैं बोलूं क्या? मैं भाजपा के प्रवक्ता को कहना चाहता हूँ, ये कितना सुंदर कह रहा था, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये किया, वो किया, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन इनको पता नहीं है आज भी देश के लोग महंगाई के चलते कितना मर रहा है। रसोई गैस के घर घर में आग लगा दिया, पेट्रोल डीजल का दाम कितना हुआ इनका पता नहीं है। और इलेक्ट्रल बॉन्ड के मतलब हजारों लाखों रुपया। अरे बादल देवनाथ जी, आपके बंगाल में कितने लोग मर गए चुनावी हिंसा में, इसका कोई आंकड़ा है आपके पास? और कितने लोगों के घरों में घुसकर मार दिया गया, ये इसका कुछ आंकड़ा रखा? संदेश खाली में क्या होगा, इसका कुछ आंकड़ा रखा? भाजपा का पक्ष मत लीजिए आप। नहीं, मैं पक्ष किसी का नहीं ले रहा हूं भाई, मैं पक्ष किसी का नहीं ले रहा हूं, कितना है पक्ष किसी का नहीं ले रहा हूं सर, लेकिन दूसरे पर सवाल उठाएंगे तो खुद अपने गिरबान में भी जागा करिए। आयुष्मान भारत चलता है कि नहीं चलता है ये भी पता। आपको आयुष्मान भारत नहीं लाना है, आप मत ले आइए, आपकी अपनी पॉलिटिक्स हो सकती है। पैसा मिल रहा है, किसान आंदोलन में कितना लोग मर गए उत्तर प्रदेश। अरे मैं कहता रहा हूँ चुनावी हिंसा में बंगाल में कितने लोग मर गए, अलग से चुनावी हिंसा में बादल देवनाथ बंगाल में कितने लोग मर गए? कोई आंकड़ा, कोई नंबर है आपके पास? कितना लाखों करोड़ रुपया ड्रग मिलता है गुजरात में। महाराष्ट्र में अजित पवार को जो 76,000 फिर वही बात है, मैं आपसे जो पूछूंगा उसका जवाब नहीं देंगे। कांग्रेस रूल्ड स्टेट में किसानों ने कितनी बड़ी संख्या में सुसाइड कर लिया, इसका आंकड़ा दुख है आपके पास? बर्बाद किया ना हुआ, या फिर उनके राज्य के किसान नहीं है और बाकी राज्यों के किसान है? तो सर किसानों की बात करिए तो सबकी बात करिए, चाहे वो बीजेपी रूल्ड स्टेट हो चाहे कांग्रेस रूल्ड स्टेट हो। वो किया, अरे वो किया राकेश जी, ये जो अच्छा लगता है ये किया, वो नहीं किया, ये किया, कितना हाँ यस, लेकिन तो मत किया करिए। आप करेंगे तो आपको अच्छा लगता है, वो करें तो आपको बुरा लगता है, ऐसे नहीं होता है ना। ठीक है, रुकिए काका जी, एक और अहम सवाल, या फिर पहले विजय भाई एक साथ जवाब दे लीजिए दोनों का, फिर मैं काका जी के पास जाता हूं। देखिए मनोज, काका जी ने बड़ी हास्यास्पद बातें की जो सामान्य तौर पे सबको पता होती है। मनोज जी, मैं किसान का बेटा हूं, मुझे रबी भी पता है, मुझे खरीफ भी पता है, मुझे सारी फसल पता है और कब बोई जाती है, कौन सी फसल बोई जाती है वो भी मुझे पता है।
आप जरूर बैठ के, आपको नहीं पता होगी, मुझे एक एक फसल की पता है कि जौ कब बोया जाता है, गेहूं कब बोई जाती है, सरसों कब बोई जाती है, नाम सुन लो। फसलों का नाम बताओ आप। हाँ, नाम आप जायद के अगर 5 बता दिया तो फसलों का आप नाम बताओ। आप क्या करेंगे? और चलो मैं अभी गेहूं- बताता हूँ। आप बताइए। जायद के 5 फसलों का आप नाम बताइए बताओ गेहूं जरा। कब बोया और जाता अगर है? रबी के आप फसल की बताइए पता धान है कब तो बोया आप रबी जाता के है? फसल के मैं लिए आपकी डीएपी भी कितनी चाहिए थी ये आपकी भी भी कर बताओ देता आप। हूँ सही। सुनिए, गेहूं, जौ, चना व गन्ना, ये रबी फसल में 15 आते जून हैं। से और 15 गन्ना जुलाई के ऐसा भी बीच होता धान है बोया कि जो जाता अलग है। अलग प्रदेशों में नवंबर में भी कटाई होता है। आलू आलू हमारे यहाँ रबी में आता है, क्योंकि फरवरी और मार्च में कटता है। अच्छा, अब गन्ना आपको किसानों मैं का बता मूल्य देता हूँ कब दे खरीफ फसल दोगे? की। गन्ना सुनिए, किसानों का मूल्य आप कब दे दो? मक्की, बाजरा, सिंघू बॉर्डर पर सुनिए जो मेरी किसान बात है सुनिए। उनकी 13 क्या सूत्री बातें मांग कर है, रहे हो उसको आप? भारतीय आपको ये जनता पता ही पार्टी नहीं, कब आपको पता मांगेगी? तरा सब्जी किसको पूरे बोलते हैं? देश के संस्थानों बताओ को तरा किसको उद्योगपतियों बोलते के हैं? हाथों बताइए आप बेचने मुझे। वाले नरेंद्र अरे मोदी मनोज जी इस बताइए देश तरा के किसको बोलते किसानों हैं? का हक कब देंगे? आपने तरा का नाम नहीं इस सुना देश होगा। आप खरीफ और वो तो रबी तो भूल जो जाइए। मैं पूछ रहा तरा का बताइए, तरा बस कौन सी फसल का बिलबिला नाम गए। है? आप तरह बस बताइए बिलबिला, ना, मैंने जवाब पूछ नहीं है ना लिया। आपके पास। आप मुझे मैंने सिखा रहे पूछ हो। लिया, मेरे मैंने पास पूछ- 3 मैंने ट्रैक्टर है पू- भाई साहब। आपको अरे ये भी नहीं मैंने- पता होगा फोर्ड अरे कब बनता मैंने था, फार्म पूछ लिया ट्रैक तो कब बनता बिलबिला था, क्यों इससे रहे कब हो बनता था आप ट्रैक्टर। बिलबिला क्यों रहे आप गलत फंस जब गए। तुम्हें आप गलत फंस जब गए, इतना आपको पता पता ही नहीं है। तो देश के आइए मैं अपना प्रधानमंत्री से खेत कहो कि दिखाता हूँ गन्ना आपको। किसानों का मूल्य दे ट्यूबवेल पे आपको मैं एमएसपी दिखाता लागू हूँ कर दे। आपको। क्यों देश के गन्ना सारे किसान संस्थान पे बेच रहे हैं? आपको आपको इतना ये भी नहीं पता। है गन्ना अगर किसान आज के इतने सुनिए, हित ऐसी हो आज इतने की हित डेट में ऐसी हो, उनको तो जो आप बोलो बोलते हो कि ना, देश के किसानों की गन्ना 13 मिले सूत्री बोलते हो, मांग ही तो हमने है। ऊर्जा मिले तो बना दी है नरेंद्र वहाँ मोदी जी पे। कब मांग रहे हैं? 1.25 क्या लाख करोड़ उद्योगपति का जाता हमने है तो एथनॉल उसके लिए बेचा जो कांटे पानी में लगाई बह जाती जाता है। था। देश के वो देश किसानों को पर हमने ऊर्जा लगातार मिले बना गोलियां दिया है। चलाई जा रही आप मुझे खरीफ पर रबी उन पर सिखाते हो। गोलियां चलाई मैंने जा रही हैं, आंसू अपने गैस हाथों चलाए से जा रहे फसल हैं। काटी है, अपने किसान हाथों से शहीद हो बोई है रहे हैं। मैंने। आपको पता है थ्रेशर किसको बोलते हैं? आप तरा बताइए, आपने बताओ कुछ नहीं करा। किस फसल का नाम है? तरा बताइए। आपको अगर इतना चलो मैं बताता हूँ आपको। आप अगर चल इतना रही है तो आप किसानों के बताइए दर्द तरा को फसल समझ रहे किसका नाम हो, है? तो आप गलत अगर फंस गए। किसानों आप की इतनी गलत दर्द आदमी के समझ रहे साथ हो, तो आपने नरेंद्र ये बात मोदी से बोल कहो ना दी। कि किसानों की जो समझे आप 13 मेरी बात? सूत्री मांग है उनका मूल्य दे ऊंची दें। दुकानें हैं। अगर आप किसानों का इतना दर्द समझ आप रहे हो तथ्य तो पे बोलो आइए, कि आप उनकी विषांतर जो कर रहे हो। 13 सूत्री मांग है आप उनकी अच्छा, मांग चलिए, है। ठीक है, ठीक है। जो है इसी में मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, आगे आगे बढ़ता राकेश जी को हूँ। पता नहीं नहीं, आगे बढ़ता हूँ सर, प्लीज। मेरे को ऐसे नहीं नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि फसलों पर बातचीत हो रही थी, फसलों पर इस तरीके की डिबेट हो रही थी, किसानी का ज्ञान लिया जा रहा था। और मुझे लगता है कि इस तरीके की डिबेट उदय जी हाल फिलहाल में हम लोगों ने सुनी भी नहीं होगी कि कौन सी रबी की फसल, कौन सी जायद की फसल, कौन सी खरीफ की फसल है। और आप ही, मुझे लग रहा है कि बीच में आप मुस्कुरा ही रहते हैं। एक टिप्पणी कर दीजिए इस डिबेट पर, फिर मैं काका जी से एक सवाल पूछता हूं। नहीं, अब काका जी तो देखिए, हम लोगों के तो कबीर दास से लेके सब सारे प्रश्न करते हैं, उनकी अपनी समस्या है। विजय शर्मा एक बड़े किसान परिवार के हैं और ये लोग खेती करके ही आगे बढ़े, उनका परिवार भी खेती करता है। लेकिन किसी से ये सवाल करना, असल में समस्या यह है कि चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस से भी विरोध करते हुए वो दिखना चाहती है कि हम कहीं भाजपा के सपोर्ट न दिखे जाए, इसलिए कांग्रेस के तो कर दिया, भाजपा के विरुद्ध क्या क्या बोल सकते हो खड़ा होकर बोल जाओ। तो बैलेंस करने के चक्कर में सारे सवाल आ जा रहे हैं। मूल बात यह है कि INDIA से देश में जो एक बात फैलाई गई थी कि भारतीय जनता पार्टी के शासन के समानांतर हम एक आइडियोलॉजिकली वार के लिए इकट्ठे हुए हैं, वो गलत साबित हुआ है। सत्ता के लिए इकट्ठे हुए हैं। समस्या वहां आ रही है। वहां आने के बाद जब लगा है कि कांग्रेस के साथ सत्ता मिलनी नहीं है, हमारे कारण है, तो फिर वो मतभेद सामने आ गया है। ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में राकेश जी 2025 में नहीं, 2025 में दिल्ली का चुनाव है। शुरू में कांग्रेस वहां तो दिखेगी नहीं। बिहार के चुनाव में आप देख लीजिए कांग्रेस की क्या दशा होनी है। 2026 के जो चुनाव है उन राज्यों को देख लीजिए, क्या तृणमूल कांग्रेस को सीट देने जा रही है। तो 2 वर्ष तक तो कांग्रेस किसी चुनाव में नहीं, और उसके बाद 27 का चुनाव है, वो मत भूलिए उदय जी। साथियों को और ये जो रार है, मुझे लगता है शायद 27 तक चलेगी, 29 की बात उसके बाद होगी। मनोज काका जी, खैर मैं अगले सवाल पर आता हूं। अबू आजमी ने एक लाइन कही, मनोज काका जी, अबू आजमी ने कहा कि हिंदुत्व की बातें करने लगा है महाविकास अघाड़ी। तो हिंदुत्व से इतनी नफरत है क्या सपा को? नहीं, देखिए, सपा को किसी धर्म से कोई नफरत नहीं है। सपा को सबसे ज्यादा मोहब्बत इस संविधान में जो उल्लिखित है, संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का भाव, सरकार की कोई भी, हमारा संविधान कहता है, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान कहता है कि सरकार का कोई धर्म नहीं होता है, सरकार का धर्म होता है पंथ निरपेक्षता, जिसमें सभी धर्म और मजहब के प्रति उसका समान व्यवहार हो।
भारतीय जनता पार्टी कोई धर्मावलंबी थोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सबसे ज्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से चोरी कर लिया। 2 करोड़ की जमीन मर्यादा अरे तो काका जी अब वो आदमी को समझाना चाहिए ना 25 कि करोड़ ऐसी बातें क्यों बोलते हैं। धार्मिक उनकी बाइट है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ काका जी को वहीं मर्यादा राकेश पुरुषोत्तम। जी मेरा जवाब लेना इसमें। रुकिए विजय जी, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। अबू आजमी को मैंने कोट किया है। मैं जो बात नहीं तो अबू आजमी को आपने कोट करा, मैं जो कह रहा हूं ना कि वो उसको भी कोट करिए ना। अरे आप तो लाइव है तो आपको क्या कोट करूंगा? है वो पंथ निरपेक्षता का भाव है। हाँ। सभी के प्रति समता का भाव है। तो अबू आजमी ने गलत बोला, मतलब समता का भाव है। सभी धर्म को हम सबको श्री राम बोलने का, सबको अल्लाह अकबर बोलने का, गॉड बोलने का, राकेश पांडे जी, और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की प्रस्तावना में कहां लिखवाया था पंथ निरपेक्षता? यही तो झूठ फैलाया जा रहा है। बाबा साहब अंबेडकर के मूल संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता सेकुलरिज्म था ही नहीं। ये तो आपातकाल के दौरान जोड़ा गया है। हमेशा लिखा था सर। नहीं धर्मनिरपेक्षता, सुनिए आप झंडा बरदार नहीं है। इस देश का एक एक आदमी पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्षता का झंडा केवल अबू आदमी के पास पंथ निरपेक्षता का झंडा नहीं है जैसे आप बात कर रहे हैं। आप लोगों ने इस देश के सामने झूठ बोला कि बाबा साहेब के संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द है। बाबा साहेब के संविधान की प्रस्तावना में पंथ नहीं, एक मिनट अवधेश जी, अभी मैं मेरे संशोधन के द्वारा किया काका जी, इसका मतलब अबू आदमी ने गलत कहा। हिंदुत्व की बात संवैधानिक जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। 1973 में सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती ने उसे शामिल कर लिया। अरे राहुल लाल रुक जाइए, रुकिए आ रहा हूं सर। अवधेश जी एक मिनट सर, एक मिनट मनोज काका जी, इसका मतलब अबू आदमी ने गलत कहा, हिंदुत्व का नाम नहीं लेना चाहिए था। नहीं, किसी धर्म के खिलाफ समाजवादी पार्टी में कभी थी। ठीक है, अबू आजमी ने गलत बोला। अब अबू आजमी ने एक और लाइन बोली कि बाबरी गिराने के समर्थकों के साथ नहीं रहेंगे। सर, चुनाव से पहले आप लोगों को सीटें चाहिए, बाकायदा लेटर लिखा गया। बाला साहब ठाकरे से एक कार्यक्रम में पूछा गया था कि बाबरी गिराने में हाथ क्या पूरा पैर है? तब सीट चाहिए थी। तब आप लोगों को नहीं समझ में आया कि बाबरी गिरी, उसके समर्थक कौन थे, कौन शामिल थे? नहीं, समाजवादी पार्टी एक बार नहीं 1000 बार कर रहे हैं। आप कैसे सुनोगे? आपको किस तरह के क्या बयान चाहिए? समाजवादी पार्टी किसी धार्मिक उन्माद का समर्थन नहीं करती। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं काका जी। सवाल ये है कि अबू आजमी ने कहा आज महाविकास आघाड़ी से अलग होने का तर्क ये दिया है सर कि बाबरी गिराने के जो समर्थक हैं उनके साथ हम नहीं रह सकते हैं, जो उद्धव ठाकरे ने लेटेस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। तो जब आप लोग सीट मांग रहे थे तब शिवसेना का इतिहास आपको नहीं पता था? अबू आजमी ने कई तरह के तर्क दिए हैं, उसमें एक तर्क को आप मत पकड़िए। अबू आजमी ने कई तरह के तर्क दिए हैं और जहां भी हमारे पार्टी का हित का ख्याल नहीं रखा जाएगा जिस गठबंधन में, उस गठबंधन में समाजवादी पार्टी नहीं रहेगी। तो ठीक है, मतलब हिंदुत्व का लॉजिक नहीं है, पार्टी से मतलब बाबरी वाला भी लॉजिक नहीं है। आपके पार्टी के हित का ध्यान नहीं रखा गया, इससे महाविकास आघाड़ी से आप अलग हुए। राहुल लाल, विजय जी आता हूं। राहुल लाल, अभी तो सबसे ज्यादा सवालों में कांग्रेस है, सपा भी घेर रही है, टीएमसी भी घेर रही है, सब मिलकर कोस रहे हैं कि आप ही है सबसे बड़ी वजह जिस पार्टी का आप समर्थन करते हैं। राकेश जी, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इंडिया अलायंस बिल्कुल मजबूत है। इंडिया अलायंस में कोई, मैं यही तो बता रहा हूँ कि इंडिया अलायंस में कोई तानाशाही नहीं चल रही है। जो कि आपको भारतीय जनता पार्टी वाला आप अनुशासन खोज रहे हैं, वहां पे आपको लोकतांत्रिक। नहीं ठीक है, ये आपने मान लिया राहुल लाल शुरुआत में ही कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित है, कम से कम बाकी सारी पार्टियां अनुशासित नहीं है। चलिए बोलिए अपनी बात। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित नहीं है, बल्कि वहां पे तानाशाही वाला रवैया दिखाई देता है जो लोकतंत्र के लिए काफी खतरनाक है वो। अब अभी देखिए, मैं कुछ सेकंड में खाली बोल दूं, अभी अवधेश जी एक असंवैधानिक बात कह रहे थे। वो कह रहे थे कि बाबा साहब के संविधान में कहां थी पंथ निरपेक्षता। तो मैं अवधेश जी को बता दूं, आपातकाल में तो 76 में प्रस्तावना जोड़ा गया उस समय इंदिरा गांधी के समय में, लेकिन 1973 में सुप्रीम कोर्ट के 13 सदस्यीय संविधान पीठ केशवानंद भारती केस में उसको संविधान का आधारभूत ढांचा बता दिया गया, जिसको कोई बदल नहीं सकता। अवधेश जी, आप बता दीजिए कि आधारभूत ढांचा बताना वो तो प्रस्तावना से ज्यादा चीज है, उसको संविधान में कहां सेकुलरिज्म सब था भाई? आप अजीब बात कर रहे हैं। केशवानंद भारती नहीं, संविधान में कहां लिखा हुआ था कि भारत एक सेकुलर कंट्री है? मैं जानना चाह रहा हूं, मैं वही तो किस संविधान के किस पंक्ति में था, किस धारा में था कि भारत सेकुलर कंट्री है? अरे भाई, जबरदस्ती आप बहस कर रहे हो। जब वो कह रहे हैं, सुनो, जब नहीं राहुल लाल ने आपने मन से सारी बातें कह दी
इमरजेंसी मैं नहीं करूंगा। इमरजेंसी में प्रस्तावना में जोड़ा गया, बहुत सारी बातें सर। इस पर फिर चर्चा कभी प्लीज, इस पर फिर चर्चा कभी। विजय जी आप बोलिए, विजय जी आप बोलिए। देखिए मैं मनोज जी को जवाब देना चाहता हूं। प्लीज मनोज जी राहुल लाल रुक जाइए, अभी सिर्फ विजय शर्मा बोलिए। जी देखिए मनोज जी ने किस तरह से हमारे ऊपर आरोप लगाया। आप मुझे बताइए, जो राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाते हो वो हमें सर्टिफिकेट देंगे, हमें इनसे सर्टिफिकेट लेने की क्या जरूरत है? आप मुझे बताइए, खुल्लम खुल्ला वो आदमी ने बोला है कि हम बाबरी मस्जिद वालों के साथ है। इनका तो एक्ट एंड कंडक्ट सबको पता है। राम मंदिर में ये कहाँ गए थे? अरे विजय जी, कोई गया इनके यहाँ से? ये तो वो लोग हैं जो सरयू नदी इन्होंने लाल कर दी थी। मुलायम ये सिंह जी को तो मुलायम बोलते थे इनको, तो जाना कहाँ ये तो वो पार्टी है मुसलमानों के लिए तुष्टिकरण के लिए। बहराइच में गए क्या एक बार भी? बताइए आप मुझे। ये संभल जाना चाहते हैं, संभल में आग लगाते हैं, लेकिन बहराइच नहीं जाते हैं। सुन लीजिए ना, तो राहुल लाल जी, जिस आपकी प्रस्तावना की बात करते हो ना, नहीं, अगर आप बाबा साहब का संविधान मानते हो तो आपने फेरबदल क्यों किया? और जब आपको पता है कि मूल ढांचे में फेरबदल नहीं हो सकता, तो इंदिरा गांधी ने नहीं लिखा था क्या? सेकुलरिज्म किसने लिखा बताइए आप मुझे, कब लिखा गया? सेकुलरिज्म का मैं ही बता दे रहा हूँ ना, सेकुलरिज्म को सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया। केशवानंद अरे चलिए ना, संविधान की प्रस्तावना पर थोड़े ना डिबेट चल रही थी राहुल लाल। लोकेश जी कांग्रेस पार्टी के नेता चले गए, हमने राहुल लाल को समर्थक है उनको बुलाया। आप संविधान की प्रस्तावना पर डिबेट चाह रहे हैं सर। बहुत बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन जो मूल सवाल था उस पर आप नहीं देखना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी सवालों के घेरे में है, खुद गिरबान में झांकने की जरूरत कांग्रेस पार्टी को है। रणनीति में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, वरना सर जिस गठबंधन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और बीजेपी को हराने का सपना देख रहे हैं, वो देखना भी चाहिए सर, वो नहीं पूरा हो पाएगा। ये आप लोगों को समझना चाहिए। सपा, टीएमसी सभी अपने अपने राज्यों में बेहद मजबूत हैं, उनकी अपनी शंकाएं हैं आपके नेतृत्व को लेकर।